हेलो दोस्तों, इस टॉपिक आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं क्रिस्टल ऑर्थोपैथी, जिसके में हम गाउट के बारे में बात करेंगे और स्टूडो गाउट के बारे में करेंगे, एक आध डिजीज उसके बारे में बातचीत करेंगे। मेन जो टॉपिक रहने वाला वो रहने वाला हमारा गाउट का। तो गाउट के जो मैनिफेस्टेशन आते हैं एक तरीके से थोड़ा बहुत एपिडेमियोलॉजी के बारे में बातचीत करें तो ज़्यादातर वो आते हैं मिडिल एज वुमेन में। एक तरीके से वुमेन ये संभावना ज़्यादा होती है एक तरीके से होने की उसको एक तरीके से। और कौन सी रहेगी हमारी मिडिल एज वूमेन रहेगी 20 से 40 साल की उम्र में। और किस कब हो सकता है उसको ज़्यादा संभावना जब वो एक तरीके से मांस खाने वाली आदमी, वो ऐसे एक तरीके से मीट खाने वाली या नॉन वेजिटेरियन कैसे लगता है, नॉन वेजिटेरियन हाई प्रोटीन डाइट खाने वाली आदमी है, तो उसमें एक तरीके से संभावना ज़्यादा रहती है एक तरीके से। और उसके अलावा क्या ट्रॉमा सर्जरी वगैरह हो रखी है वो भी आ जाता है। बाकी की तरीके से जो मेन कारण कहा जाता है तो मैंने हाई प्रोटीन डाइट बताई थी। और जो कारण होता है जिसमें यूजुअली आप केस मिलेगा वो मिलेगा आपको एल्कोहल कंजम्पशन का। या फिर इस तरीके से कुछ ड्रग्स भी होते हैं जो प्रेसिपिटेट कर देती है अटैक को, जैसे थायराइड डायबिटीज बात करके तो डायबिटीज होती हैं वो भी एक प्रेसिपिटेट कर देती हैं अटैक को, जो कि इस तरीके से आपका हाइपर यूरिसीमिया करके इस तरीके से प्रेसिपिटेट अटैक कर सकती है, अटैक को प्रेसिपिटेट करने का जो काम कर सकती हैं। ये जिसमें ये चीज़ें थायराइड जो ड्रग्स का याद रखना, थायराइड डायबिटिक है वो एक तरीके से हमारे पार्टिसिपेटेट कर सकती है इस तरीके से। और उसके साथ एक तरीके एल्कोहल हुआ वो एक तरीके से काफ़ी इसको बढ़ाने का काम कर सकते हैं। ये मेन किस प्रकार काम करते हैं हमारे अंडर एक्सक्रीशन करके, एल्कोहल हुआ या थायराइड डायबिटिक की बात करते हैं उनका मेन मैकेनिज्म रहता है हमारा अंडर एक्सक्रीशन करना। और बाकी कुछ बात करते चलें तो इस तरीके से चलो अब हम स्टार्ट करते हैं डिजीज सेक्शन से बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे जॉइंट कौन सा इन्वॉल्व रहेगा। चलिए इस तरीके से करते हैं, तीनों डिजीज जो है उसको इस तरीके से आपस में कंपेयर करते हुए चलते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, तो एक नोट बना लीजिए पहले तो मेरे संग। तो आपने बना लिया होगा मेरे साथ नोट। तो मूवमेंट के लिए 3 डिजिट लिखना है आपको, गाउट लिखना है, सूडो गाउट लिखना है और कैल्शियम एपेटाइट डिपोजिशन करना है। मेन तो गाउट और सूडो गाउट है, इसका अंतर आपसे पूछ सकता है। तो मैंने गाउट के लिए बताया क्या था, मिडिल एज फीमेल के लिए होता है। सूडो गाउट क्या जाता है, ओल्डर एज के लिए रहता है। उसमें मेल फीमेल का क्राइटेरिया नहीं है, दोनों एक तरीके से संभावना होती है अफेक्टेड होने की। रिस्क फैक्टर की बातचीत करते हैं तो उसके लिए रिस्क फैक्टर है स्पेसिफिक हमारे एल्कोहल हुआ, हाई प्रोटीन डाइट हुआ, इसके लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर नहीं है। इसलिए कोई भी ऐसा कोई रिस्क फैक्टर नहीं है इसके लिए, ये चीज़ ध्यान रखें। और क्या चीज़ बता करनी चाहिए आपको, ये जैसे जॉइंट कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है, तो जॉइंट के नाम पे आप याद रखें मेन चीज़ तो इसमें ज़्यादा फर्स्ट मेटाटार्सोफैलेंजियल जॉइंट इन्वॉल्व रहता है गाउट में हमारे। बिग टो जैसे कहते हैं जैसे बिग टो इन्वॉल्व रहता है। और ये कहता है तरीके से एसिमेट्रिकल रहेगा, इस तरीके से ये जरूरी नहीं कि दोनों सेम मात्रा में इन्वॉल्व रहे, वो इस तरीके से एक ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकता है, कम भी इन्वॉल्व हो सकता है। स्यूडो गाउट में कौन सा जॉइंट इन्वॉल्व रहता है, हमारा नी जॉइंट इन्वॉल्व रहता है। और कैल्शियम एपेटाइट डिपोजिशन में याद रखना कौन सा जॉइंट रहता है, हमारा शोल्डर जॉइंट इन्वॉल्व रहता है। तो ये 3 जॉइंट रहते हैं इस तरीके से इन्वॉल्व हमारे कौन से एक तरीके से, ये तो हमारा फर्स्ट मेटाटार्सोफैलेंजियल जॉइंट। और एक तरीके से इसमें बात करें जाए सूडो गाउट में नी जॉइंट। और एक तरीके से कैल्शियम एपेटाइट डिपोजिशन में एक तरीके से कौन सा जॉइंट इन्वॉल्व रहता है हमारा, एक तरीके से शोल्डर जॉइंट इन्वॉल्व रहता है। ये वाली बात आ गई। और चीज़ें क्या करती है, जैसे आप हाँ क्या चले तो अपने इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे इस तरीके से, ये पूछ सकता है इस तरीके से। तो इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे और फैक्टर की बात करूँ, जैसे गाउट में तो उसमें हाइपरटेंशन के संग संग ओबेसिटी हुई, हाइपरलिपिडेमिया हुआ, तो ये भी एक तरीके से रिस्क फैक्टर रहते हैं हमारे एक तरीके से किसको, गाउट को करने वाले। इसमें बात करें तो ज़्यादातर किसके संग एसोसिएटेड होता है, हमारे स्यूडो गाउट, ये चीज़ बताया होना चाहिए। ये ज़्यादातर इडियोपैथिक रहता है, लेकिन एसोसिएटेड के ज़्यादा हीमोक्रोमेटोसिस होता है, हाइपर पैराथायराइडिज्म होता है और जॉइंट ट्रॉमा होता है। जॉइंट ट्रॉमा एक तरीके दोनों जगह मिल सकता है। इसमें एक तरीके से कौन सा याद रखना है, हाइपरलिपिडेमिया, हाइपरग्लाइसीमिया गाउट के लिए याद रखना एक तरीके से, बीपी हाई, ग्लूकोज हाई, और लिपिड हाई। ये एक तरीके से इस प्रकार है। तो ये किसके संग जुड़ा हुआ मिला हमें, हीमोक्रोमेटोसिस। और इसके संग जुड़ा मिल रहा है हमें एक तरीके से हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के संग जुड़ा हुआ मिल रहा है। ये बात है। डिपोजिशन किसका हो रहा है, लास्ट डिजीज में तो पता लग रहा है सीधे कैल्शियम एपेटाइट का डिपोजिशन हो रहा है। हाँ उसमें
ये तो लास्ट में बात किया जाए कैल्शियम एम्बिटाइड वाले में, जैसे हीमोक्रोमेटिन तो डेस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन जो था उसमें इस तरीके से मिलता है, या मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन में मिलता है, तो लास्ट में बात करते थे वो है। ये थी तो हाइपर कैल्सीमिया वाली जो भी कंडीशन है एक तरीके से वो उसमें एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ये मतलब मेन तो गाउट और सूडो गाउट के अंदर याद रखना है, वो इसमें याद रखना है शोल्डर जॉइंट है। ये तो ये चीज़ बात है कि हमने 2 में तय कर लिए। और क्या चीज़ याद रखना, क्रिस्टल कैसे मिलेंगे, तो क्रिस्टल के नाम पे आपको गाउट में मिलेंगे आपको निडल शेप क्रिस्टल। जैसे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या रही है, सबसे पूछा था इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, जैसे आपने ये कर लिया तो सबसे पहले क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे डायग्नोसिस बनाने के, इन्वेस्टिगेशन जो रहेगी जॉइंट एस्पिरेशन। जॉइंट एस्पिरेशन में आपको यदि गाउट का कर रहे हैं तो उस पर क्या मिलेगा आपको, निडल शेप क्रिस्टल मिलेंगे, निडल शेप क्रिस्टल मिलेंगे और नेगेटिव बाइफेरेंस देखने को मिलेगा। इसमें एक सूडो गाउट में एक तरीके से किस प्रकार मिलेगा आपको, पॉजिटिव बाइफेरेंस से देखने को मिलेगा, और किसके मिलेंगे तो रोम्बॉइड शेप क्रिस्टल देखने को मिलेंगे। कैसे मिलते हैं इसमें, इसमें आपको किस प्रकार के मिलेंगे, येलो शेप क्रिस्टल देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा इसमें कैसे देखने को मिलेंगे, इसमें देखने को मिलेंगे आपको आपको एक तरीके से मतलब निडल से येलो मिलेगा, इसमें एक तरीके से ब्लू क्रिस्टल देखने को मिलेंगे। इसमें किसका डिपोजिशन होता है इस तरीके से ये पता होना चाहिए। इसमें मोनोसोडियम यूरेट का डिपोजिशन होता है गाउट में, किसका, मोनोसोडियम यूरेट का। इसमें किसका डिपोजिशन होता है, इसमें होता है हमारे कैल्शियम पायरोफॉस्फेट का। ये आ गई, इस प्रकार हो गया। इसमें मतलब बिग टो का जरूरी याद रखना। बिग टो में एक तरीके से एक कंडीशन होता है पोडाल्जिया कहते हैं, जिसमें एक तरीके से पेन स्वेलिंग आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है एक तरीके से जॉइंट पे। और ये जो कंडीशन देखने मिलती है गाउट में एक तरीके एसोसिएट में टॉफी फॉर्मेशन होता है। टॉफी फॉर्मेशन क्या होता है, इस तरीके से सबक्यूटेनियस डिपोजिशन होता है हमारे यूरिक एसिड का। तो ये एक तरीके से क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में आपको पता होनी चाहिए। ये इसमें एक तरीके से 2 प्रकार के सिस्टम होते हैं, तो क्रॉनिक ग्राउट है और एक्यूट ग्राउट है। तो क्रॉनिक ग्राउट किस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं, इस तरीके से आपको कम से कम जॉइंट पे एक तरीके से फेलियर के अटैक आ रहे हैं कम से कम 2, और एक तरीके से टॉफी फॉर्मेशन मिल रहा है, तो उस तरीके से वो क्रॉनिक ग्राउट की तरफ आपका डायग्नोसिस जाएगा। ये चीज़ और टॉफी फॉर्मेशन जरूर याद है ना, जॉइंट के ऊपर इस तरीके से अलग सा दिखेगा एकदम सफ़ेद सफ़ेद टॉफी डिपोजिशन देखने मिलता है। ये इसमें आपको इसमें एक तरीके से किस प्रकार ये डिजीज हो सकती है गाउट की, ये पूछ सकता है आपसे। तो गाउट के डिजीज के होने के 2 कारण हैं, एक तो क्या अंडर एक्सक्रीशन हो जाता है एक तरीके से, या हो सकता है ओवर प्रोडक्शन किसका, यूरिक एसिड, और यूरिक एसिड के कारण हो रही है सिस्टम। तो इसके लिए क्या करते हैं एक तरीके से, जो आपको अंडर एक्सक्रीशन के लिए मैं बता दें कौन सी चीज़ें जिम्मेदार होती है, ज़्यादातर एल्कोहल कंजप्शन जिम्मेदार होता है। और उसके अलावा क्या जिम्मेदार होता है तरीके से, एल्कोहल कंजप्शन के अलावा आपका ये तरीके से थायराइड डायूरेटिक हुई वो जिम्मेदार होती है, और रीनल फेलियर है तीसरा सबसे मेन कारण, तो रीनल फेलियर ही रहेगा इस तरीके से, वो रीनल फेलियर है। तो ये 3 कारण हो सकते हैं। जैसे आप ओवर प्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम बायोकेमिस्ट्री के करेंगे इनकी सारी कंडीशन को। ओवर प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड क्या से आते हैं, हमारे लीश-नियान सिंड्रोम आता है इस तरीके से, वो हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। उसके अलावा क्या होता है हमारा PRPE एक्सेस के कारण, वो भी हम इस तरीके से राइबोसोमल सिंथेसिस के, ये प्यूरिन सिंथेसिस से जुड़ा हुआ सिस्टम है इस तरीके से, तब हम बात करेंगे। उसके अलावा क्या करेंगे तरीके से, जो ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम हुई और वॉन क्रिक डिजीज है, इसमें भी आपको हाइपर यूरिसीमिया देखने को मिलता है। वॉन क्रिक डिजीज में हमने ट्रायड की बात की थी ना, हाइपर यूरिसीमिया, हाइपर लिपिडीमिया वगैरह। हाँ, तो उसमें एक तरीके से हाइपर यूरिसीमिया इसमें आता था, वॉन क्रिक डिजीज जो होती है ये तरीके उसमें भी आ जाता है इस तरीके से, ये चीज़ डिजीज हमारी। तो ये तो इसे अब ये सारी चीज़ें हो गई इसकी। इसमें हम क्या कहते हैं, मैंने सारी चीज़ बता दिया आपको, क्या है पेनफुल कंडीशन है ये वगैरह है। इसमें जो याद करना एक्यूट अब होगा, यदि एक्यूट यदि है एक्यूट फेलियर, तो उसमें ये भी संभावना हो सकती है कि अगर यूरिक एसिड का लेवल है वो नॉर्मल मिले, इसलिए यूरिक एसिड की जांच करना हकीकत में इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस नहीं जाती। हमेशा इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या रहती है हमारे इस तरीके से, क्या जॉइंट एस्पिरेशन। उसके अलावा और क्या क्या टेस्ट करते हैं ये पता होना चाहिए। और टेस्ट के नाम पे हम इस तरीके से 24 आवर लेवल चेक करते हैं यूरिक एसिड का। क्यों चेक करते हैं, क्योंकि हमें पता लगाना था कि अंडर एक्सक्रीशन के कारण है कि ओवर प्रोडक्शन के कारण है हाइपरयूरेसीमिया। और क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और इन्वेस्टिगेशन के नाम पे करते हैं हम इस तरीके से रीनल माइक्रोस्कोपी, क्योंकि हमें किस तरीके से नेफ्रोलिथियासिस भी को रूल आउट करना रहता है। ये चीज़। उसके अलावा क्या करेंगे, यूरिन माइक्रोस्कोपी, नेफ्रोमाइक्रोस्कोपी हो गई, यूरिन माइक्रोस्कोपी करेंगे।
उसके अलावा क्या करेंगे इस तरीके से उस प्रेजेंट टाइम पे इस तरीके से सीरम यूरिक एसिड का लेवल चेक कर सकते हैं, जो मैं बताया था नॉर्मल हो सकता है आसानी से एक्यूट यदि अटैक आ रहा है तो। उसके अलावा मैं बताया ज़्यादा ये हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया के साथ जुड़ा हुआ था, तो लिपिड प्रोफाइल अब आपको बढ़ी हुई मिलेंगी और एलएफटी भी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि हेपेटोटॉक्सिसिटी भी काफ़ी ड्रग्स के सिम्टम रहते हैं और कुछ के तरीके से आपको डोज एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। इस तरीके से काफ़ी यदि एक तरीके रीनल डिजीज है उनमें, तो इस तरीके से रीनल फंक्शन कर रहा है कि नहीं प्रॉपर इस तरीके उसके देखने के लिए, तो आपको केएफटी भी करना पड़ेगा। लास्ट इन्वेस्टिगेशन जो करते हैं हम इस तरीके से एक्सरे ही करते हैं। तो एक्सरे में आप बात करना आपको इस तरीके से क्या मिलेगा, इस तरीके से पहले तो कौन से जॉइंट का करेंगे, अब तो मैंने बताया था फर्स्ट मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट का करेंगे। उसमें क्या मिलेगा आपको, इरोजन देखने को मिलेगा। कैसा इरोजन देखने को मिलेगा आपको, रेड बाइट इरोजन या मेटल जी साइन देखने को मिलेगा। दोनों चीज़ पता होनी चाहिए, रेड बाइट इरोजन और मेटल जी साइन। ये चीज़ और क्या कहीं करनी पड़ेगी। और जैसे अब इसमें स्यूडोगॉट में है तो उसमें क्या करना पड़ता है, और स्यूडोगॉट में तरीके से इतनी ज़्यादा लंबी इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, हम थोड़ा बहुत ही करते हैं। तो स्यूडोगॉट में बात करके चलें तो उसमें क्या है कि कैल्शियम पायरोफॉस्फेट की क्रिस्टल डिपोजिशन है, मैंने बता दिया। और उसमें क्या मिलता है एक तरीके से, यदि आप इन्वेस्टिगेशन किसके लिए करेंगे, एक तरीके से आप कैल्शियम की डिपोजिशन के लिए करेंगे तो आपको क्या चीज़ मिलेगी, तो मैंने बताया था जॉइंट एस्पिरेशन करना है। जॉइंट वेट में रेक्टेंगुलर शेप क्रिस्टल मिल रहे थे और कैसे मिल रहे थे, ब्लू इन कलर है। एक्सरे करेंगे तो क्या मिलेगा, उसमें एक तरीके से आपको लेवल तो नापेंगे नहीं, यूरिक एसिड का लेवल नापने का तो कोई सेंस नहीं है। तो उसमें एक्सरे की इन्वेस्टिगेशन में आपको जो मिलता है वो मिलता है आपको मीथेनकाइमल कैल्सिफिकेशन। और क्या देखने को मिल सकता है, इस तरीके से आपको मिलता है कॉन्ड्रोकैल्सिनोसिस, यानी कि इस तरीके से आपको कार्टिलेज का कैल्सिफिकेशन देखने को मिलेगा। यार इस तरीके से जो कार्टिलेज होती है, इस तरीके से कॉन्ड्रोकैल्सिफिकेशन है, खास कर जाता है कॉन्ड्रोकैल्सिफिकेशन मीथेनकाइमल कैल्सी मेनिस्कस, मतलब मीथेनकाइमल नहीं, मेनिस्कस कैल्सिफिकेशन जो होता है वो मोस्ट क्लासिकल रहता है। तो यदि मेनिस्कस जो इधर नी जॉइंट में जो इधर का कार्टिलेज बात करते हैं ना, नी जॉइंट के सपोर्ट में, नी जॉइंट की जो कार्टिलेज है उन्हें कैल्सिफिकेशन मिलता है, जिसमें देखते हैं मेनिस्कस का कैल्सिफिकेशन मिल रहा है, तो वो इस तरीके से सबसे स्पेसिफिक जाएगा इस तरीके फाइंडिंग में कि इसको क्या हो रहा है, इस तरीके से आपको स्यूडोगॉट डेवलप हो रहा है। हालांकि स्यूडोगॉट कहना नहीं चाहिए, सही ढंग से इसका भी नाम है कैल्शियम पायरोफॉस्फेट डिपोजिशन डिजीज होना चाहिए, लेकिन हम स्यूडोगॉट में कंसीडर कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी रहती है, क्योंकि इसमें हम जैसे बहुत ज़्यादा एस्पिरेशन करके हम इन्वेस्टिगेशन तो नहीं कर रहे हैं। ये जो पूछ सकता है आपसे एक तरीके से, क्या बात करते थे कैल्शियम एपेटाइट डिपोजिशन की, तो कैल्शियम एपेटाइट डिपोजिशन के बारे में बात करें तो पहले तो ये किस में मिलेगा, इस तरीके से डायस्ट्रोपिक कैल्सिफिकेशन में। उसके अलावा मेटास्टेटिक कैल्शियम मिलेगा, ये तरीके से डायस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन, यानी कि मैंने बताया कोई भी टिश्यू का डिजेनरेशन हो रहा है प्रकार टिश्यू का, वहाँ पे इस तरीके कैल्शियम का डिपोजिशन हो रहा है, तो इस तरीके डायस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन। मेटास्टेटिक में तो हाइपरपैराथायरॉयडिज्म तो जुड़ा रहता है वो। इसमें क्या है, डायस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन के कारण मिल रहा है, तो पहले होता है ये चीज़ है, तो कैल्शियम एपेटाइट डिपोजिशन आता है। ये तो उसमें जो आपसे काफ़ी बार पूछता है वो इसकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फाइंडिंग पूछता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आए में नीडल शेप क्रिस्टल है। अब नीडल शेप क्रिस्टल के नाम पे हमारे पहले सोचते हैं कि तरीके से गाउट होगा, लेकिन ना यदि आपको ये चीज़ ध्यान रखने की उसने जनरल खाली माइक्रोस्कोपी बोली है या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी बोली है। तो यदि इस तरीके से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी बोल दी तो हमारा आ जाएगा ऐसे कैल्शियम एपेटाइट डिपोजिशन पे जाएगा हमारा आंसर। ये मोस्ट कॉमनली इसमें कौन सा जॉइंट इन्वॉल्व रहेगा, मैं बता दें शोल्डर जॉइंट इन्वॉल्व रहता है। एक्सरे पे क्या फाइंडिंग मिलती है, कैप्सुलर एपेटाइट क्रिस्टल आपको देखने मिलेंगे, लेकिन साइनोवियल फूल में उसमें क्या कहते हैं राइस बॉडीज भी कह देते हैं, इस तरीके से क्या कहते हैं राइस बॉडीज भी कह देते हैं। एक्सरे पे क्या फाइंडिंग मिलेगी आपको, क्या है ह्यूमरल हेड का डिस्ट्रक्शन मिलेगा, इस तरीके से जो इस तरीके से यहाँ शोल्डर जॉइंट है उसकी ह्यूमरल हेड का डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा इस तरीके से। ठीक है, और कैल्सिफिकेशन कहते हैं इरेगुलर सा रहेगा, क्योंकि इस तरीके से होता है जो डी किससे जुड़ा रहता है, हमारा डायस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन से जुड़ा रहता है। मेन तो आपको दो चार चीज़ें याद रखनी है। अब आते हैं इस तरीके से कि ट्रीटमेंट एक्सपर्ट पे, तो ट्रीटमेंट एक्सपर्ट पे बात की जाए, कोई भी स्वेलिंग हो रही है तो आइस पैक वगैरह लगा के आपको रिलीफ प्रोवाइड कराएंगे। बाकी आपको मेन जो ट्रीटमेंट देना है तो एक्यूट यदि अटैक आ रहा है तो आपका देखिए तरीके से एनसेड दे सकते हैं उसका, जो इसमें आपकी ड्रग ऑफ चॉइस जाती है हमारी आयोडोमेथासिन, तो ये आयोडोमेथासिन हमारी ड्रग ऑफ चॉइस रहती है। बाकी की अब एक तरीके से स्टीरॉइड्स भी यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से, और कॉल्चिसिन भी यूज़ कर लेते हैं। कॉल्चिसिन जो बात कहते हैं उसके लिए स्पेसिफिक
याद रख लेना कि वो 2-3 वीक के बाद यूज़ करेंगे, तरीके से इसे शुरुआत में यूज़ नहीं करेंगे। इस तरीके से स्वेलिंग सब्साइड होने के बाद यूज़ करेंगे, वो ज़्यादा इफेक्टिव रहती है हमारे तरीके से इसको डिजीज़ को कम करने में, इतनी इन्फ्लामेशन जो है उसको कम करने में। लेकिन उसको इस तरीके से एक संग यूज़ नहीं करना है, थोड़ा बहुत टाइम बाद यूज़ करना है। 2 से 3 मतलब हफ्ता के बाद नहीं, 2 से 3 दिन बाद हमें यूज़ करना है। यदि क्रोनिक वाला है तो क्रोनिक हम कैसे डायग्नोस करेंगे, तो मैंने बताया था इस तरीके से आपको कांस्टेंट लेवल पर क्या है, एक तरीके से आपको हाइपरयूरेसिमिया देखने मिल रहा है, क्योंकि एक्यूट अटैक होगा उसमें क्या है, जरूरी नहीं है कि वो हाइपरयूरेसिमिया देखने मिले। लेकिन यदि हाइपरयूरेसिमिया देखने को मिल रहा है उसमें आपको क्या है कि तरीके से 2 से ज़्यादा फ्लेयर आ रहे हैं एक ईयर में, यदि इस आज आया उसका क्या 4-5 साल बाद आया, तब उसे एक्यूट अटैक में कंसिडर करेंगे। ये वो एक ही साल में 2 फ्लेयर आ गए, और उसके संग संग क्या आपको टॉफ़ी वाला डिपोजिशन भी देखने को मिल रहा है। यदि टॉफ़ी भी मिल गई तो खासकर टॉफ़ी तो ये क्लासिकल साइन है कि हाइपरयूरेसिमिया हो रखा है उसको, तो इस तरीके से उसमें डिपोजिशन मिल रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे, पहली बात तो ट्रीटमेंट के नाम से हमको देखने से पहले ये जरूर देखना पड़ेगा कि उसका अंडर एक्सीडेशन की पैथोलॉजी क्या हाइपर एक्सीडेशन है, जिसके मैं बताया 24 आवर यूरिक एसिड लेवल चेक करते हैं। हमने पैथोलॉजी पता कर ली, यदि उसकी अंडर एक्सक्रीशन की पैथोलॉजी है तो उसमें हम क्या देते हैं, इसे प्रोबेनेसिड एसिड यूज करते हैं ट्रीटमेंट के रूप में। प्रोबेनेसिड यूज किया जाता है, इधर वो याद रखना इस तरीके से। उसमें यदि हाइपर एक्सक्रीशन वाली है तो हाइपर एक्सक्रीशन के लिए, हाइपर एक्सक्रीशन हाइपर प्रोडक्शन वाली है तो उसमें याद रखना एक तरीके से तो एलोपिरिनॉल यूज कर लेते हैं, जो कि इधर इसमें मेन जो यूज करते हैं एलोपिरिनॉल यूज करते हैं और फेवोक्सेटेट यूज करते हैं। तो ये 2 ड्रग पड़ती है, मैं फार्मा में पसंद में तो 2 ही ड्रग याद रही थी। तो इस दोनों ड्रग का क्या काम है हमारे, एक तरीके से जो है एक तरीके से किसका इनिबिशन करता है, एक तरीके से ये हमारे ज़ैंथिन ऑक्सीडेज का इनिबिशन करता है, जिसके कारण ओवरऑल ये यूरिक एसिड का प्रोडक्शन ही रोक देता है। जिसमें एक तरीके से एलिपिनॉल के लिए कार्य याद रखना है। इस तरीके से आपको यदि किडनी डी है तो मैंने बताया KFT कराया था, तो इसलिए के लिए कराया था कि इसमें आपको डोज एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। यदि KFT है तो आपको डोज हुई थी कम करनी पड़ेगी। हाँ, और जो क्या चेक करना पड़ता है आपको ज़ैंथिन ऑक्सीडेज देने से पहले, तो ये काफ़ी बार शायद मैं फर्स्ट ईयर में तो याद नहीं रख पाया था, अभी मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में तो याद नहीं रख पाया था, अब भी मुझे मुश्किल ही कम याद आता है। याद रखना HLA-B5801 हकीकत में HLA-B5801 इसके कार्य आपको यूज़ करना पड़ेगा कि इसमें हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन मिल सकती है। फेवोक्सेटेट के कार्य कोई भी ऐसे टर्मिनोलॉजी नहीं है, बस कार्डियोवैस्कुलर डिजीज आपको देखने को मिल सकती है ये। और यदि मान के चला यदि ये से भी ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, तो इसमें ट्रीटमेंट के नाम पे हम क्या कर सकते हैं, एक तरीके से ट्रीटमेंट के नाम पे यदि रिफ्रेक्टिकेट है तो पिग्लोटिकेज यूज कर लेते हैं। कौन सी ड्रग यूज करते हैं, पिग्लोटिकेज। पेग्लोटिकेज ये रिफ्रेक्टिव केस में यूज करते हैं। पेग्लोटिकेज की क्या खास बात है, ये चीज़ पता होना चाहिए। पेग्लोटिकेज क्या है, यूरिएज एनालॉग है। हम थोड़ी सी फार्मा भी पढ़ते चल रहे थे, इसलिए मैं सारी ड्रग्स के थोड़े बहुत डिटेल होता हूँ। तो ये यूरिएज एनालॉग है, जो कि इस तरीके से रिफ्रेक्टिव केस में यूज करते हैं ये। इस प्रकार हमारी ये चीज़ हो गई एक तरीके से, ज़्यादातर मतलब तरीके से ये हुआ। स्यूडो गार्ड में आ गया तो उसमें हम क्या ट्रीटमेंट के रूप में यूज़ करते हैं, बस खाली हमको NSAID, कोल्जिसिन और क्या कहते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ये यूज़ करना रहता है। ये इसमें बाकी है TNSAID में, इसमें भी आपको NSAID और वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा ये क्रिस्टल आर्थोपैथी, जो कि काफ़ी छोटा लेक्चर था, कभी कभार छोटे छोटे लेक्चर भी रहते हैं, हम 2 दिन से छोटे छोटे लेक्चर जा रहे हैं। जब से हमारी वो स्टार्ट होगी तो हम बड़े बड़े लेक्चर भी लेंगे। तो अभी मज़े करिए, छोटे मोटे लेक्चरों का भी मज़ा उठाइए, उसका भी मज़ा होता है। हाँ, दिए।